अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कुछ नसीहतें समेटने की कोशिश करता हूँ कि अब जब आपका फरवरी का महीना बाकी, अभी आप कब सुन रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, जितना भी बाकी है, जो फरवरी का महीना बाकी है उसमें ये सारी रिवीजन को किस तरह से प्लान किया जाए उसके लिए गाइड कर रहा हूँ। इसमें आपकी ये फरवरी वाली रिवीजन भी शामिल है, फिर उसके अलावा आपका एग्जाम वाला वीक भी और पेपर के 3.25 घंटे भी। क्योंकि यही मैसेज मैं कैप 5 में भी अपलोड करूंगा, यही मैसेज कैप 7 में भी करूंगा, यही मैसेज कैप 8 में भी करूंगा, तो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो कुछ जनरल बातें, फिर पेपर के हवाले से या तैयारी के हवाले से, तो मैं तीनों की बातें कर रहा हूँ। तो आप जिस जिस पेपर के भी हैं अपने अपने काम की बातें पिक कर लेना। सबसे पहली चीज, आपका कोर्स खत्म, और बल्कि मैं अभी ग्रुप्स में कहूंगा अभी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके भी लेक्चर्स 15-20 रहते भी हैं तो वो भी पहले ये सुन लें। मैं ग्रुप में भी कह दूंगा कि ये वाला कम से कम सुन लें, सारे अभी सुन लें। ये कल, ये आपको क्या तारीख है आज? हाँ, तो ये आपको 26 जनवरी को इंशाल्लाह अवेलेबल हो गया होगा ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ग्रुप में भी कह दूंगा। सबसे पहला काम, आप अपना जो टाइम बाकी है पेपर्स तक वो काउंट करें और अपने पूरे सिलेबस और अपने सारे सब्जेक्ट्स को उसमें बांटें। जैसे मिसाल के तौर पे, क्योंकि ज्यादातर 3 पेपर्स पढ़ने वाले लोग होते हैं, नॉर्मली 4 वाले भी होते हैं, 2 वाले भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 वाले होते हैं, तो मैं मेनली 3 को सामने रख के बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ये करिएगा कि आपके पेपर कितने हैं, उनके कितने कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, रटे लगाने तो पेजेस कितने हैं, और आपके पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप प्लानिंग के बगैर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका फरवरी अच्छा नहीं गुजरेगा। और फरवरी अच्छा ना गुजरने का मतलब है कि आप हाथ पांव फूले हुए होंगे जब आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि जिसका प्रिपरेशन का महीना अच्छा नहीं गुजरता ना, तो उसके पेपर्स में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। तो आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा गुजारना बहुत शदीद जरूरी है। प्लानिंग क्यों जरूरी है, ये अक्सर मैं, बल्कि जब भी सेशन में ये बात करता हूं तो ये बात रिपीट करता हूं, मैंने अपने उस्ताद से सुनी थी। वो कहते हैं जी कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। और जिन लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आई, मैं उर्दू में भी बता देता हूं कि अगर आप प्लान बनाने में हो गए फेल, तो इनफैक्ट आपने फेल होने का प्लान बना लिया। अगर आप प्लान नहीं बना रहे फरवरी का, और प्लान भी रियलिस्टिक, ये कोई प्लान नहीं है कि बस 2 घंटे में मैंने सारी बजटिंग रिवाइज कर लेनी है, 3 घंटे में सारा रेफर टेक्स्ट कर लेना है, ये कोई प्लान नहीं है। प्लान वो जो रियलिस्टिक हो, बैलेंस्ड हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको जैसे अगर मैं कैप 5 की बात करूं, अगर आपको लगता है कि रेवेन्यू मुश्किल है, अगर कॉस्ट की बात करूं तो आपको लगता है कि बजटिंग मुश्किल है, या FAR 2 में आपको लगता है कि IS 12 मुश्किल है या कंसोलिडेशन मुश्किल है, तो इसी में पूरा महीना नहीं गुजार देना, क्योंकि इसी एक टॉपिक से पूरा पेपर नहीं है जो पास होना है। आपने करना है बैलेंस। और अगर आपको लेट से कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल लगती है तो ऑडिट भी आपने ही करना है, लॉ भी आपने ही याद करना है। तो आपने अपने सारे पेपर्स की प्लानिंग करनी है। सबसे पहले प्लानिंग का तरीका क्या है, मिसाल लेके बताता हूं। ICAP के एग्जाम्स हैं मार्च के शुरू में ही, पहले हफ्ते में ही है, तो आपके पास है सिर्फ फरवरी का महीना। फरवरी में होते हैं 28 दिन। अब आपके इन 28 दिनों में हर दिन के आप लगा लें कि 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आम इंसान का जो बच्चा है ना, वो 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। कुछ जिन का बच्चा है तो 18-20 घंटे भी पढ़ सकता है, और जो जिनका बच्चा बनने की कोशिश करेगा, पेपर वाले दिन जिन चढ़ गए होंगे उसके ऊपर, उससे पेपर में पेपर नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि एक होता है आपको लगता है कि आंखें खुली हैं, आप जाग रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग नहीं प्रोसेस कर रहा होता। तो अगर जिस्म को प्रॉपर आराम नहीं मिला होगा तो पेपर में से दिमाग काम नहीं करेगा,
वो जो होता है ना, सवाल पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तो आप खुली आंखों से सो रहे होते हैं। तो अपने जिस्म के साथ ज्यादती नहीं करनी। तो इसलिए हर एक का अपना कैपेसिटी है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था, मेरे ख्याल में 10-11 घंटे बहुत होते हैं। फिर भी आपने अपने हिसाब से देखना है। आपको ये पता हो कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ पाएंगे, प्लानिंग का हिस्सा है। ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है कि आप रोज कितने घंटे पढ़ सकते हैं। आपका ये प्लानिंग का हिस्सा है कि आपने कहाँ पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने लाइब्रेरी, जैसे मुझे पता चला था कि आईकेएफ की लाइब्रेरी खुली हुई है और बाकी कॉलेजेस का मेरे इल्म में नहीं है, जिस जिस कॉलेजेस में आपने पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं उसका इल्म नहीं है, हो सकता है आपके इलाके में कोई ऐसी लाइब्रेरी हो। अगर तो लाइब्रेरी खुल गई है और आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं और आपने कोई अलहदा सेटअप बना के कोई 2-3 दोस्तों ने मिलकर पढ़ना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं ना, उस फैमिली वालों की जिंदगी बस चल रही होती है। आप अपनी पढ़ाई को उनकी जिंदगी में फिट करेंगे, उनकी जिंदगी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। उनके मामलात चलने ही चलने। आपके भतीजे भांजों ने आपके कमरे में आके खेलना ही खेलना है। आपकी अम्मी ने आपको सौदा लेने भेजना ही भेजना है। अब्बा की दुकान पे आपने बैठना ही बैठना है जाके। यानी वो काम जो आपकी फैमिली के नॉर्मल रूटीन है, आपके बहन भाइयों ने कहीं इकट्ठे होना है, कुछ भी आपकी फैमिली में कुछ मसला चल रहा है, आपको पढ़ाई छोड़ के उसका हिस्सा बनना पड़ जाना है। तो ये तो सब चलता है। तो इसलिए अगर कहीं पर कुछ ऐसा बंदोबस्त हो सके ना कि कोई 2-3 दोस्त मिलके इकट्ठे पढ़ लें, और अगर आपको लगता है कि इकट्ठे पढ़ेंगे तो बातें करेंगे, तो फिर सब कोई फिक्र नहीं है। फिक्र होगी तो पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है। तो आपको ये पता हो कि रोज कितने घंटे पढ़ सकते हैं, ताकि आपके पास टोटल घंटे पता हो कितने अवेलेबल हैं। अगर 10-12 घंटे अवेलेबल हैं तो 28 दिन है फरवरी के, और पेपर है अगर पहली से शुरू है शायद, लेकिन आपके पेपर हो सकता है 2-3-4 को हो जाके कहीं, क्योंकि फर्स्ट को तो कैप 1 होगा। तो जो आपके पेपर्स हैं उनसे 2 दिन पीछे वैसे छोड़ दें पहले पेपर की तैयारी के लिए, तो आपके पास चले 27 फरवरी तक का टाइम है। अब 27 फरवरी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम जिस वक्त आप ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, 27 फरवरी तक आपके पास लेट से 26 दिन है या 30 दिन है, हो सकता है कोई 26 जनवरी को लेक्चर सुन रहा हूं। हर रोज आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने घंटे हो गए? तकरीबन 270-80 घंटे मिल गए। इस 270-280 घंटे में आपने अपना कोर्स ऐसे फैलाना है कि सब सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है। नहीं, कोई शर्त नहीं है। हो सकता है किसी का ऑडिट बहुत वीक हो, उसको ऑडिट में ज्यादा टाइम देना पड़े। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप सब सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दें। ये बिल्कुल इंसाफ नहीं होता, ये बिल्कुल फेयर अप्रोच नहीं है। आप 2-3 बहन भाई हैं तो जरूरी है तीनों 3-3 रोटियां खाएं? हो सकता है 4 रोटियां खाता और एक की बस में हो जाती है। तो आपने बैलेंस करके चलना है। ये आपको पता है कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम रिक्वायर करेंगे और किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम रिक्वायर नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, इन 270 घंटे के अंदर आपने अपने सारे जो पेपर दे रहे हैं उनका कोर्स एक दफा कम अज कम, क्योंकि कहने वाले तो कहते जी मैंने 4 दफा रिवीजन की थी, 3 दफा रिवीजन की थी, 2 दफा रिवीजन की थी। मैं कम से कम दर्जे की बात कर रहा हूं कि इन 270 घंटे में आपका कोर्स डिटेल्ड कम से कम एक दफा कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये करें कि नहीं जी वो रिवीजन भी करनी है, 2 दफा मैंने कम से कम रिवीजन करनी है, और आप 2 दफा रिवीजन करने के चक्कर में बस जल्दी जल्दी टपाना शुरू कर दें, तो फिर क्या फायदा उस रिवीजन का? तो एक दफा आपने कम से कम डिटेल तसल्ली के साथ कोर्स कंप्लीट करना है। अगर रिवीजन नहीं भी कर पाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने सिर्फ रिवीजन करने को टारगेट रखा कि 2 टाइम 3 टाइम रिवीजन जरूर करनी है, और उसकी वजह से आपने अपने जो 270 घंटे मैंने बताए हैं उसमें आपने कहा जी मैंने तो रिवीजन भी करनी है, 3 दफा रिवीजन करनी है, तो मेरे पास बस 4 दिन है कोर्स खत्म करने के, तो उन 4 दिनों में जैसा कोर्स खत्म करेंगे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसा खत्म होगा। तो आप अपना प्लान एक दफा पढ़ने का रखें चाहे, लेकिन वो जो पढ़े वो कमाल पढ़े। तो आपके पास 270 घंटे हैं जिसमें आपने अपने कोर्सेज खत्म करने हैं। इस प्लान में ये भी शामिल है कि आपने कितने जो जो रोज के घंटे पढ़ने हैं वो कब पढ़ना है। कुछ घरों में माहौल ऐसा होता है कंबाइंड फैमिली की वजह से कि दिन में नहीं पढ़ा जाता। वैसे अल्लाह ताला ने जिस्म जो बनाया है ना, वो रात को आराम करने के ही लिए बनाया है। असल तो यही है कि आप दिन में पढ़ें और रात को आराम करें। लेकिन कुछ, जैसे मेरा दोस्त एक इलाके में रहता था, वो कमर्शियल एरिया था सारा,
अब वो बेचारा रातों को पढ़ता था, क्योंकि दिन में वहां शोर रहता था, ट्रैफिक का कमर्शियल एरिया था, पुराने लाहौर में रहता था, तो उसको फिर रातों को पढ़ना पड़ता था। तो आपने अपने हिसाब से देखना है, मौसम अच्छा है, गर्मी का इशू नहीं है, लोड शेडिंग का उतना मसला नहीं होता। आपने देखना है कि आपने सुबह में पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है, ये सब आपने पहले प्लान करना है। क्योंकि अगर बस ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे ना, चलो जी पढ़ाई शुरू कर दी, 1 फरवरी से पढ़ना शुरू कर दिया, ना ये पता कि किस टाइम पढ़ना था, ना ये पता कि टोटल कितने घंटे पढ़ना था, ना ये पता कि आज का टारगेट क्या था, आप यकीन करें आप सिर्फ टाइम जाया करेंगे निरा, और परेशानी बढ़ाएंगे, कुछ ढंग का नहीं करेंगे आप। तो आपकी प्लानिंग के अंदर होना चाहिए, प्लानिंग वाली बात समेट रहा हूं, आपके पास 27 दिन है, 30 दिन, 26 दिन, 25 दिन, जो भी जब मेरा लेक्चर सुन रहा है, रोज के 10-12 घंटे हैं, तो आपके पास तकरीबन 350 घंटे हैं अपना कोर्स कवर करने के लिए। इस महीने में कोर्स कवर करने के 2 मॉडल्स हैं जो ज्यादा मशहूर हैं, उनमें से जो मैं फेवर करता हूं वो भी बताऊंगा। एक मॉडल ये है कि आपके अगर 3 पेपर हैं तो आप 9 दिन ईच ये बांट लें। 3 पेपर हैं, 27 दिन हैं, तो हर पेपर आपने 9 दिन में तैयार करना है। उन 9 दिन में वही पेपर पढ़ पढ़ के बस पागल हो जाए आप, और कुछ ना पढ़े जिंदगी में। एक ही ये मॉडल है। फिर 9 दिन खत्म हो गए, वो कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा कोर्स शुरू कर दें। ये मॉडल मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। वैसे आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो इसकी फेवर में होंगे और अब तक ऐसा करते भी आ रहे होंगे, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर हैं, उनमें से भी कुछ की यही रूटीन रही है कि 9 दिन बांट लिए, एक पेपर 9 दिन, उस 9 दिन में सिर्फ वो पेपर करना है। ये भी एक मॉडल है, तो जो इस मॉडल में कंफर्टेबल हो वो इसको कर ले। लेकिन जो अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है, तो मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि ऐसे मत करना। मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि आपके अगर 3 पेपर हैं तो आपके 27 के 27 दिन तीनों पेपर चलने चाहिए, यानी आप दिन के 3 टुकड़े कर लें। इसमें फायदे हैं, मैं आपको बताता हूं फायदे। अगर आप एक पेपर 9 दिन चलाएंगे तो उसमें आपका ना गलती का मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने 9 दिन में एक सिलेबस खत्म करना है, तो अगर उस 9 में से आधा दिन जाया भी हो रहा होगा, क्योंकि आपने 9 दिन का टारगेट रखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं कल कवर कर लूंगा। या आप पढ़ पढ़ के एक वक्त आएगा कि आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, खासतौर पर थ्योरेटिकल पेपर के अंदर। मतलब ऑडिट के रट्टे ही मारे जा रहे हैं 9 दिन, तो 7वें दिन क्या हाल हो गया होगा आपका। तो प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, मत बच जाती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप हर दिन के 3 सब्जेक्ट्स बांटें, और उन 3 सब्जेक्ट्स को भी ऐसे बांटें कि न्यूमेरिकल का टाइम स्पेन ज्यादा हो, थ्योरेटिकल का कम हो। जैसे अगर आपने दिन में पढ़ने हैं 10 घंटे और 3 सब्जेक्ट्स हैं, और आपने सबके लिए कहा कि अकाउंटिंग के 4 घंटे लगा लूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के, और FAR 2 के 3 घंटे कर लूंगा, ऑडिट के 3 घंटे कर लूंगा, ये आपने अपना प्लान बना लिया। उसमें आई एडवाइस कि जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक ही स्पैन में 4 घंटे लगा लें, एक ही सिटिंग में। लेकिन ऑडिट एक ही सिटिंग में 3 घंटे, ये प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। इसको बेहतर होगा अगर आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा कुछ तोड़ लें, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2 जगह तोड़ लें। यानी मैं जब करता था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, तो सुबह शाम, और उसको भी मजीद तोड़ा हुआ था। जैसे टैक्स करते हुए मैंने ये तोड़ा हुआ था कि सेल्स टैक्स को अलग कर लिया था, इनकम टैक्स को अलग कर लिया था। सेल टैक्स क्योंकि छोटा है सेक्शंस के एतबार से, तो मैंने ये रखा हुआ था कि रात को सोने से पहले आधे घंटे में मैंने सेल टैक्स के 3 पेजेस याद करके सोने। ये एक तरतीब बनाई हुई थी, वो चलते 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 सेल टैक्स खत्म भी हो गया। तो इसलिए आप थ्योरेटिकल को छोटे स्पैन में तोड़ें, क्योंकि बोर होना शुरू हो जाता है इंसान, याद करके फिर रट्टे लगा के फिर वो हिम्मत नहीं रहती। खाने के टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना है, खाने के बाद थ्योरी नहीं करनी, वरना फिर ख्वाबों में पढ़ेंगे थ्योरी आप। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल इस तरह बांटे, जैसे मैं अगर अपना प्लान बनाता तो मैं सुबह उठ के, या अगर आपने रात को पढ़ना है तो रात को आप थ्योरी याद करने का टाइम बना लें, अगर आपने सुबह पढ़ना है तो सुबह का थ्योरी का टाइम बना लें। चलें सुबह वाले फार्मूले पे चलते हैं। सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ें, उसके बाद थ्योरी के रट्टे लगाने शुरू करें, कुछ 1.5-2 घंटे थ्योरी के रट्टे लगाएं, जो भी आपका थ्योरी का पेपर है। उसके बाद कुछ चाय शाय पी के नाश्ता करके आप न्यूमेरिकल लेके बैठ जाएं, कुछ 3-4 घंटे की एक ही सिटिंग में आपका न्यूमेरिकल चले। फिर ब्रेक जरूर करें, खाना खाएं, सोना है सो जाएं, चाय पीनी है चाय पी लें, फिर दूसरे थ्योरी के स्पैन को शुरू कर दें। फिर एंड पे एक और जो थ्योरी का 1-1.5 घंटा रखा हुआ था, मैंने बीच में क्या बोला,
खाने के बाद क्या कहा मैंने? दूसरा न्यूमेरिकल। खाने के बाद फिर दूसरा न्यूमेरिकल को करना शुरू कर दें, क्योंकि खाने के बाद आप दूसरा थ्योरी करेंगे तो फिर आपको नींद आ जाएगी। फिर रात में शाम में कहीं आप थ्योरी कर लें, या अगर आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल कर करके थक गए तो बीच में कोई ब्रेक करके फिर आधे घंटे का ऑडिट का एक स्टैंडर्ड याद कर लें, लॉ के कुछ 4 पेजेस याद कर लें। इस तरह से बीच में थ्योरी को फिट करें, लेकिन ये ना हो कि न्यूमेरिकल ही करते रह जाए और थ्योरी आपकी रह जाए, ये नहीं हो। क्योंकि आपने पेपर पास सारे करने हैं तो सीए होना है। सिर्फ अकाउंटिंग में टॉप देख के आईकैप नहीं कहेगा चलो थ्योरी वाले उसको वैसे ही माफ कर देते, नहीं, पेपर सारे पास करने पड़ेंगे। तो आपका प्लान हो, और जितना ज्यादा डिटेल्ड प्लान होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। डिटेल प्लान से क्या मुराद है? डिटेल प्लान से मुराद ये है कि अगर आपने लेट से कंसोलिडेशन की तैयारी करनी है, तो कंसोलिडेशन में आपको पता है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको पता है कि आपकी कंसोलिडेशन कितनी स्ट्रांग है। क्या आपको वो सारे छोटे छोटे सवाल करने की भी जरूरत है जो मैं शुरू में कराता था, या सीधे पास पेपर्स करने काफी है? अब अगर आप समझते हैं कि हाँ जी पास पेपर्स काफी हैं, छोटे छोटे सवालों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे आज भी अच्छी तरह वो सवाल याद है, तो पास पेपर्स के क्या 7-8 सवाल होंगे। अब एक सवाल में कंसोलिडेशन में आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा कम से कम, तो 4 घंटे तो आपको इन सवालों को करने में लगेंगे। अब आपके पास कंसोलिडेशन के हो गए 4 घंटे सवालों के और 1 घंटा उसको दोहराने का कम से कम, तो 5-6 घंटे में कंसोलिडेशन चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे कह लें। इस तरह से डिटेल्ड बांटें, हो वर्केबल। ये ना हो कि 5-5 मिनट आप एक सवाल के रखें, नहीं, ये काम नहीं करना। वर्केबल प्लान रखना है, लेकिन जितना डिटेल्ड होगा उतना इफेक्टिव होगा। डिटेल्ड नहीं होगा तो इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। डिटेल प्लान बनाए, जिस भी चैप्टर को मार्क करें, जिस भी चैप्टर का प्लान बनाने लगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस चूज करें। वैसे तो कोशिश हो कि सारे क्वेश्चंस हो जाएं, सारे उनमें से जो मैंने क्लास में करवाए हैं और जो होमवर्क डिस्कस किए हैं, उसके अलावा टाइम नहीं है आपके पास करने का। अगर किसी को लगता है कि जो करवा दिए वो तो करवा दिए, अब वो फलाने कॉलेज की किताब पकड़ ली, फलाने कॉलेज की किताब पकड़ ली, फलाने एचईसी के पेपर पकड़ लिए, अब नहीं टाइम आपके पास। ये काम साथ साथ करने वाला होता है, अब टाइम नहीं है। अब आपके पास क्लास वर्क और होमवर्क ही करने का टाइम है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते एक्स्ट्रा काम। हाँ, टीसीजी टेस्ट, जो टेस्ट आप दरमियान में हुए, ये टोटल प्रैक्टिस मटेरियल है आपके पास। इनमें से आपने चूज करना है कि कौन कौन से सवाल जरूर करने हैं। सारे कर लें, कोशिश करें। नहीं कर सकते तो कम से कम सवाल मार्क कर लें कि आपके इस प्लान में कौन कौन सा सवाल शामिल है। लीजिए कि आपने कौन कौन से सवाल जरूर करने हैं। एफआर 1 की बात करूं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल कौन कौन से करने हैं, ये आपने खुद फैसला करना है। अगर आप कहें सर आप प्लान बना दें, नहीं मेरा एफआर 1 पास है, मुझे पता है मुझे कौन कौन से आते हैं। आपको पता होगा कि आपको किस चैप्टर में ज्यादा मुश्किलें थी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ज्यादा मुश्किल हो ही ना, उसके लिए 4 सवाल भी बहुत हो, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत मुश्किल हो, उसको 10 सवाल करने पड़े, तो वो 10 सवाल का प्लान बनाए। अगर मैंने प्लान बना दिया तो मेरे बनाए हुए प्लान में सिर्फ, बल्कि सिर्फ नहीं, एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि मैं तो सारे अच्छे सवालों को डालने की कोशिश करूंगा। मैं तो हर चैप्टर से कहूंगा ये 5-5 सवाल कर लें। अब जिसको वो चैप्टर अच्छा आता होगा उसको एक साइकोलॉजिकल आ जाएगा, सर ने कहे 5 सवाल करने हैं, उन 5 सवालों के ऊपर भी टाइम लगाना शुरू कर देगा। और जिसको कोई चैप्टर हल्का आता होगा वो कहेगा अच्छा सर ने बस 5 सवाल कहते काफी है, हो सकता है सर के 5 सवाल आपके लिए काफी ना हो, आपको 15 करने पड़े। तो इसलिए आपने खुद चूज करना है कि आपने किस किस चैप्टर से कितने सवाल करने हैं। ये सारा प्लान बता रहा हूं मैं भी, ये सब प्लान है। बेशक आपको इस प्लानिंग करने में आधा दिन लग जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बार ढंग का प्लान बना लेंगे ना, फिर अगला टाइम अच्छा गुजर जाएगा। अगर बगैर प्लानिंग की पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपका फिर अच्छा टाइम नहीं गुजरेगा, क्योंकि आपने जब प्लान बनाया होगा ना तो आपके प्लान में ये शामिल होगा कि मैंने 2 फरवरी वाले दिन कॉस्ट का ये टॉपिक पढ़ना है, एफआर 1 का फलाना फलाना पढ़ना है, एफआर 2 का फलाना फलाना पढ़ना है, ऑडिट के फलाने पढ़ने, लॉ के फलाने पढ़ने। अब आपका वो रोज का टारगेट होगा, 2 तारीख का टारगेट है कि आपने ये सवाल करना है, ये पेजेस करने हैं, ये सब करना है। अब आपका फोकस ही उस टारगेट पे होगा। जब आपने प्लान नहीं किया होता तो आप पढ़ने अकाउंटिंग बैठे होते हैं और आपके जहन में ऑडिट चल रहा होता है कि फलाना भी रहता है, फलाना भी रहता है, और आप सोचते सोचते ना, अच्छा देखता हूं मुझे वो आता है कि नहीं आता, ऐसी जबानी दोहराने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं वो तो भूल गया सारा मुझे, वो अच्छा फलाना वो भी भूल गया। अब आप पढ़ने लॉ बैठे हुए हैं लेकिन आप सोच ऑडिट को रहे हैं, क्योंकि आप बगैर टारगेट के बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपका डिटेल प्लान बना के उसका टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। मेरा एक फर्म फेलो था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं है, जवानी में हार्ट फेल हो गया था उसका।
मैंने अपनी जिंदगी में जो काबिल तरीन लोग देखे हैं कुछ, उनमें से वो एक था। बहुत काबिल आदमी था। उसने अपने पास पूरी शीट्स बनाई होती थी, पूरे दिन का उसके पास चार्ट होता था कि इस तारीख को मैंने इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। वो ऐसे पेपर्स की तैयारी करता था, पूरे उसके पास एक्सेल के ऊपर फॉर्मेट बने होते थे। चलें आप रजिस्टर के ऊपर हाथ से लिख लें। लेकिन बेटा जितना डिटेल प्लान बनाएंगे ना आपका, उतना ही कोर्स अच्छा कवर हो जाएगा। डिटेल प्लान नहीं बनाएंगे आपसे नहीं संभलेगा कोर्स, और आपने छोड़नी शुरू कर दी होंगी चीजें। सिलेबस जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ये सोचते हैं ना कि अच्छा क्या क्या करूं, कुछ अर्सा प्लानिंग के बगैर गुजरता है, फिर आप सोचते हैं अच्छा क्या क्या छोड़ूं, फिर आप छोड़ना शुरू, अच्छा ये भी छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ, और वो खुद भी छोड़ते हुए शर्म आ रही होती है। फिर टीचर को मैसेज करते हैं, सर ये वाला टॉपिक छोड़ दूं। टीचर क्यों कहते छोड़ दे? आखिरी दिन, सर बताइए छोड़ दूं। टीचर क्यों कहे कि छोड़ दूं? फिर आप टीचर से पूछते हैं, सर ये वाला भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं। चलो ठीक है छोड़ दो, अगली दफा कर लेना, कोई बात नहीं। तो आप डिटेल प्लान जब तक अच्छा नहीं बनाएंगे, वर्केबल डिटेल, आपका महीना बहुत बुरा गुजरेगा। तो अभी तक जितनी कहानी सुनाई, एक बात की है मैंने, आपको इन 27 दिनों का डिटेल्ड डेली आर्ली प्लान बनाना पड़ेगा। वर्केबल प्लान हो, और हर 2 3 4 दिन के बाद देखें कि आप प्लान पे ठीक उतरे थे कि नहीं उतरे थे। अगर नहीं उतरे थे, अपना प्लान रिवाइज करें, बजाय इसके कि मायूस होकर छोड़ जाए कि मुझसे नहीं होगा। प्लान बनाना है। जब प्लान बना लिया तो फिर उस पर इफेक्टिवली चलना शुरू कर दें। अगर एक दिन फॉलो नहीं हो सका तो कोशिश करें कि जो अगले दिन का प्लान था उसको एक दिन आगे शिफ्ट करने की बजाय उस दिन का टाइम, अगर आपने 10 घंटे रोज के रखे हुए थे, तो उस अगले दिन में आप कहीं किसी तरह खींच तान के वो 13 घंटे कर लें उसको, ताकि जो पिछले दिन का रह गया था वो अगले दिन आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के करने की कोशिश करें। ओवरऑल प्लान डिस्टर्ब ना करें, कोशिश करें कि ओवरऑल प्लान डिस्टर्ब ना हो। जिस तरह किसी टूर्नामेंट का फाइनल होता है ना, तो उसके लिए रिजर्व डे रखे होते हैं कि अगर बारिशें हो गई तो वो फाइनल इस दिन की बजाय इस दिन हो जाएगा। तो आपने अपने इन 27 दिनों की प्लानिंग करते हुए प्लानिंग कर लें 25 दिन की, 2 दिन रिजर्व रखें, क्योंकि शादियों का सीजन है, कोई ऐसी शादी भी हो सकती है जिसमें आपको जाना पड़ सकता है। अपने इर्द गिर्द देख लें, कोई बड़ी उम्र के हजरात हैं तो उनकी भी वक्त आ सकता है, आपको वहां भी जाना पड़ सकता है। तो आप 1 2 दिन का भी मार्जिन रख लें। और ये जो फरवरी है ना, ये मुझे एक वाकया याद दिला देता है। चले एंड पे बताऊंगा ये बात, क्योंकि ज्यादा सीरियस चली जाएगी बात। अच्छा जी, प्लान पे बात हो रही थी कि आप प्लान बनाएं और उस प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। हाँ, प्लान के हवाले से एक और बात, प्लान क्या होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि शुरू से चलना शुरू कर दें, जिस तरतीब से पढ़ा था उस तरतीब से चलना शुरू कर दें, ये भी कर सकते हैं। और आप उल्टा भी चल सकते हैं। उल्टा चलने का फायदा ये होगा कि जो अभी आपने पढ़ा हुआ है वो निस्बतन याद है बनिस्बत उसके जो शुरू में पढ़ा था, तो वो रिवाइज जल्दी हो जाएगा। जब जल्दी रिवाइज हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये अच्छा तैयार हो गया। बजाय इसके कि आप अभी जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करे जा रहे थे, अब आप ईओक्यू खोल के बैठेंगे तो आपको सारा लगेगा मुझे भूल गया है। अब जब आपको लगेगा मुझे तो पीछे से आता ही कुछ नहीं है, तो जो अभी इतनी मेहनत से शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ा है वो भी जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। उल्टा चलना शुरू करेंगे तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो आपने अभी अभी इस महीने में पढ़ा है वो आप रिवाइज करेंगे, जल्दी रिवाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे आता है। फिर उल्टा चलना शुरू कर दें, प्रोसेस पढ़ लें, वेरिएंस पढ़ लें, बजटिंग कर लें, फिर मटेरियल कर लें जाके, तो इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अगर FAR 2 की बात कर लें तो कंसोलिडेशन पहले रिवाइज कर लें, बेशक पढ़ा हमने बहुत बाद में था, आप पहले कंसोलिडेशन रिवाइज कर लें, फाइनल अकाउंट पहले रिवाइज कर लें, आइस 12 रिवाइज कर लें, उसके बाद चलते जाएं, लीजेस पे चले जाएं, आइस 37 पे चले जाएं, आइस 38 पे चले जाएं, फिर उल्टा चलना शुरू कर दें। इसी तरह कैफ 5 में भी ऐसा ही उल्टा चलना शुरू कर दें। तो उल्टा चलने वाला मॉडल भी बिल्कुल ठीक है कि आप लोग अपने जिस तरतीब से पढ़ते आए थे उससे उल्टा चल दें। जब आप अपने प्लान पे इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो हर चैप्टर को करने का तरीका यह है कि आप पहले कोई भी सवाल ना करें, पहले सारे लेक्चर नोट्स अच्छी तरह पढ़ें। मैंने सारे लेक्चर नोट्स साथ साथ आपको लिखवाए हुए, आप सारे लेक्चर नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ें। यानी आपने कोई चैप्टर शुरू किया है ना, तो पहले आप उसके लेक्चर नोट्स दोहराएं, अच्छी तरह याद करें,
लेक्चर नोट्स आपको याद होने चाहिए। फिर जब आप सवाल कर रहे हो तो लेक्चर नोट सारे आपकी मेमोरी के अंदर होने चाहिए, रैम के अंदर होने चाहिए, प्रोसेसर के अंदर होने चाहिए, ताकि आप जब सवाल करें तो आपको सारा कुछ आता हो जो जो मैंने बताया हुआ है। तो पहले चैप्टर के आपने लेक्चर नोट्स याद करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करनी है। अगर आपको टॉपिक कमजोर लगता है तो आप वो भी कर लें जो मैंने खुद बना के कराए। जैसे IS 8 में आसान सवालों से शुरू किया था, ठीक है, छोटे छोटे सवालों से बिल्ड किया था। अगर आपको लगता है कि IS 8 तो बिल्कुल नहीं आता, तो फिर लेक्चर नोट्स में जो मैंने छोटे छोटे सवाल कराए हुए थे, फिर उनको भी देखें, उनको चाहे सिर्फ देख के गुजरे। हाँ 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 नहीं नहीं, उन क्वेश्चंस को नहीं ना, यानी मैंने अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में कहा हुआ है कि फलानी चीज ऐसे निकली है, फलानी चीज ऐसे निकली है, तो वो क्वेश्चन नहीं, वो तो आपने प्रैक्टिस करने हैं अभी। जो वैसे लेक्चर नोट्स बताए हुए हैं उनकी बात करना। तो लेक्चर नोट्स अच्छे तरीके से रिवाइज करना, उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस शुरू करना। जब आप सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उन सवालों से आपने कुछ ना कुछ, जैसे बजटिंग है, जैसे आपने बजटिंग का एक सवाल किया और उस सवाल के अंदर आपने कुछ जो उसमें खौफनाक चीजें थी, अच्छा पहले उसके यूनिट्स निकालने पड़े, फिर उसकी प्राइस, हमने उसमें जो टोटल सेल्स निकाली, क्वांटिटी चेंज भी डाली और सेल उसमें प्राइस चेंज भी डाली। फिर कोई और सवाल आपने किया, उसमें आपने जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली, फिर पर यूनिट कॉस्ट को लेके आगे चले। इसी तरह वेरिएंस के अंदर इस सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड पहले हमें बनाना पड़ा, उसके बाद वेरिएंसेस निकाले। या कैप 5 का सवाल था, तो उसमें हमें स्टैंड अलोन प्राइसेस ऐसे निकालनी पड़ी रेवेन्यू की, फिर एलोकेशन करनी पड़ी। या कंसोलिडेशन थी। हर सवाल में आप कुछ ना कुछ अगर उसकी समरी समझें कि इसकी समरी ये थी, या कोई अच्छे पॉइंट है जो आपको लगाओ, जैसे IS 12 के अंदर डिविडेंड, वो जो एग्जाम्प्ट वाला पॉइंट था, अभी पिछले दिनों डिस्कस किया था कि यूएसए में डिविडेंड पे टैक्स लग गया था और पाकिस्तान में वो एग्जाम्प्ट था। तो वो वर्ड उसने एग्जाम्प्ट यूज कर दिया, तो उससे स्टूडेंट सोचता है कि ये एग्जाम्प्ट इनकम है, और वो करंट टैक्स में उसको साइड पे करके वो परे मारता है, जबकि उस पर टैक्स लगना था। एग्जाम्प्ट सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कहा हुआ था कि पाकिस्तान में दोबारा नहीं लगना। तो IS 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई हो रहा है उस कंपनी की, पाकिस्तान पे नहीं अप्लाई हो रहा, उस कंपनी पे अप्लाई हो रहा है। तो वो कंपनी अगर यूएसए में टैक्स दे रही है तो दे तो रही है ना टैक्स, तो टैक्स आना था उसके ऊपर। अब ये एक बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट था, आप इसको नोट डाउन करें कि इस सवाल में ये काम की बातें थी। हर सवाल में कोई ना कोई काम की बातें होंगी, वो आप अलग से नोट करते जाए। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये मैं उन फरवरी के प्लान इंप्लीमेंट की बात कर रहा हूं, इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया प्लान। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उसका ओवरऑल रिव्यू जरूर करें, जरूर, ये बहुत कीमती चीज है। आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रिवाइज, आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कंप्लीट कर लिया, अब उन सारे सवालों को ओवरऑल रिव्यू करें। ओवरऑल रिव्यू से क्या मुराद है कि किस सवाल में सेल प्राइस बैलेंसिंग निकल रही थी, किस कैश सेल्स बैलेंसिंग निकल रही थी, किस सवाल में क्रेडिट सेल बैलेंसिंग निकल रही थी, किस सवाल में हमने कैश अकाउंट को पहले क्लोज किया, किस सवाल में बैंक अकाउंट को पहले क्लोज किया। इनको जब आप कंपेयर करेंगे ना ओवरऑल, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, अच्छा अगर सवाल में ये दिया हो तो ऐसे चलना होता है, वो दिया हो तो ऐसे चलना होता है। आपको हर चैप्टर की कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे FAR 2 है कंसोलिडेशन का, आपने जब ओवरऑल चैप्टर रिव्यू किया तो आपको ये नजर आया कि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुई हो। अगर ये लिखा हो तो उसका मतलब रिकॉर्ड हुई हुई है, ये लिखा हो तो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है। ये आप सारे सवालों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल कर रहे हैं कैप 5, तो आपको सारे सवालों को करने के बाद एक समरी नजर आएगी कि इसमें सबसे मुश्किल एरिया जो है वो सब्सक्रिप्शन का है। कभी नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हो तो ऐसे करना होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स ना दिए हो तो ऐसे करना होता है। IS 12 रिवाइज कर रहे थे आप, आपने सारे सवालों को ओवरऑल रिव्यू किया तो आपको पता चला कि कब टैक्स बेस हम पूरी क्लास की निकाल रहे होते हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, और कब एक एक एसेट को डेप्रिशिएट करके निकाल रहे होते हैं। ये आप सवालों को ओवरऑल रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे थे, आपने जब CVP का चैप्टर किया, उसमें आपने एक सारे सवालों को कंपेयर करके देखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो हर सवाल में ही निकालनी होती है, या फलानी चीज लिखी हो तो उसका मतलब ये CVP का सवाल है। ये आप तभी गौर कर पाएंगे जब आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसको ओवरऑल रिव्यू करेंगे। तो अभी तक की बातें रिपीट कर रहा हूं,
टोटल टाइम गिने, टोटल घंटे गिने, अपना प्लान बनाए कि आपने कहां पढ़ना है, दिन के किस हिस्से में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। आपके प्लान में जितना ज्यादा डिटेल टारगेट्स होंगे कि रोज कितने घंटे पढ़ना है और 3 तारीख को कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैंने 2 मॉडल बताए थे, या तो हर सब्जेक्ट के 9 दिन कर लें या फिर हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स कर लें, आपकी मर्जी है। मैं पर्सनली रिकमेंड हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स करता हूं। डिटेल प्लान बनाएं और उस डिटेल प्लान में 1-2 दिन का मार्जिन रखें, को खुशी गमी हो सकती है। जो डिटेल प्लान बनाएं उस पर बाकायदगी से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये चीज इंश्योर करना कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, ये आपके लिए मुश्किल है अभी कंट्रोल करना। लेकिन ये कंट्रोल करना आसान है कि आज का टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आप रोज मॉनिटर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स बड़े स्पैन में पढ़ें, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स छोटे टाइम स्पैन में पढ़ें। खाने का टाइम जो उसके हिसाब से एडजस्ट करना है करें। अपने जिस्म के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, नींद, खाना, ये सब उसको बिल्कुल जिस्म को देना है आपने। है कितनी नींद, देखो ये भी हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ 6 घंटे तो नींद होना, इससे कम तो ना करें। 6 घंटे तो कम से कम होनी चाहिए कंटिन्यूटी में। ये नहीं कि 2 घंटे रात को सोए, फिर 2 घंटे सुबह सोए, फिर 2 घंटे दोपहर में सोए, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। कुछ 6 घंटे की कंटिन्यूस नींद तो हो कम से कम। वैसे सर्दियों में नींद ज्यादा आती है, लेकिन पेपर्स भी हैं, तो 6 घंटे की नींद तो कम से कम करें आप। अच्छा जी, बीच में आ गए मॉक। मॉक देना चाहते हैं तो जरूर दें, मैं कहूंगा कि आप जरूर दें मॉक। और मॉक देने के लिए ये आप नहीं कर सकेंगे कि आप मॉक तक सारा सिलेबस खत्म कर ले, नहीं होगा। कैसे हो सकता है? तो 15 तारीख तक कैसे आपसे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा? या तो आप इतने अच्छे होते कि रोज की रोज क्लासें चल रही होती और आप साथ साथ पिछला भी रिवाइज करते आ रहे होते, और जैसी कोर्स खत्म होता आप पिछला सारा रिवाइज कर चुके होते, फिर तो और बात थी। लेकिन अगर पिछला साथ साथ अच्छा रिवाइज नहीं किया तो 15 तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, चांस कम है। तो जितना हो चुका है उसी को जज करने के लिए पेपर जरूर दें आए, मॉक का पेपर दें आए, जरूर जरूर आपको फायदा होगा। चले, प्लानिंग है क्या? मॉक एंड पे आपसे होगा नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा मैं करता हूं, वो होगा ही नहीं एंड पे मॉक करने का। चले उस पे भी आता हूं मैं भी, आखिर में वो पूरे पेपर सॉल्व करने पे भी आता हूं। अच्छा, डेली प्लान बन गया, उस पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, और जितना ज्यादा बाकायदा रहेंगे, जितना बाकायदगी से काम करते रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो कोर्स कवर होता रहेगा। और जिस वक्त आप रोज का टारगेट मीट कर रहे हैं तो फिर इधर उधर की बातें मत सोचें। ये मत सोचें कि फलाना भी टॉपिक रहता है, फलाना भी टॉपिक रहता है, ये मत करना। करते गए जी, फरवरी का दिन गुजर गए, अब आप फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने लगे। हाँ, एक चीज रह गई, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी से पहले, और ये अगर आपने तीनों सब्जेक्ट साथ चलाए हैं तो फिर एंड पे काम कर लेना। अगर आपने हर सब्जेक्ट 9 दिन में बांटा है तो फिर हर सब्जेक्ट के आखिरी जो 9 दिन खत्म हो रहे होंगे तब एक काम करना कि कम से कम एक, नहीं तो चले 2-3, एक तो कम से कम पेपर आपने पूरा सॉल्व करना है। कोशिश करें कि ऑटम 20 हो, चाहे आपके वो किए हुए सवाल हो, फिर भी आपने अपना एक पेपर पूरा सॉल्व करना है। वो ऑटम 20, स्प्रिंग 20 भी हो सकता है और मॉक भी हो सकता है। चलो मॉक भी हो सकता है कि आप मॉक तब कर लें, लेकिन एक पूरा पेपर सॉल्व करना है और अपने आप को धोखा नहीं देना, और 3.25 घंटे के अंदर अंदर प्लानिंग समेत इसको कंप्लीट करना है। और कोशिश करना, कोशिश, आपको लगेगा कि टाइम जाया हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत काम की चीज है। आप अपना किया हुआ पेपर मार्क जरूर करना, उसमें बकायदा मार्किंग करना, आपको पता चलेगा आप कहां पर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। अपनी मार्किंग करना, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। अगर तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे थे तो आखिरी दिनों में ये काम कर लेना। अगर हर सब्जेक्ट के 9 दिन बांटे हुए थे तो हर सब्जेक्ट एंड करके उसका पेपर 1-2 पेपर करके फिर अगले पेपर पे जाना। चलिए, फरवरी का दिन गुजर गया, फरवरी का महीना गुजर गया। अब आते हैं पेपर के वीक पे। फरवरी के हवाले से कुछ पूछना है सवाल? कोई और आइडिया दिमाग में? अब आते हैं जी एग्जाम वीक पे। क्या क्या नहीं, मैं इसको ऑफिशियली नहीं ना कैसे। अच्छा जी, पेपर का वीक, एग्जाम का वीक आ गया। एग्जाम के वीक में आपके फिर अगेन वही बात,
कि आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। अगर आराम नहीं किया होगा तो पेपर के 3 घंटे में दिमाग अच्छा प्रोसेस नहीं कर रहा होगा, तो वो जो इतनी मेहनत की थी वो सारी बेकार हो जाएगी। आपने एग्जाम्स के दिनों में भी आराम मुनासिब करना है। और बहुत ज्यादा तो शायद लोगों को ये चीज इफेक्ट नहीं करती, मुझे करती थी एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि पेपर के दिनों में रूटीन अगर आप खराब कर लेंगे अपनी, जैसे पेपर सारे सुबह होते हैं कि शाम में होते हैं? कोई 1-2 इवनिंग में होता है, बाकी सारे सुबह होते हैं ना? नहीं, अब आपने C3 देना है, सुबह ही होंगे ना? अब आपने सारा का सारा फरवरी रातें जाग जाग के पढ़ा है। अब एग्जाम में आपको रात को सोना पड़ेगा क्योंकि दिन में तो पेपर दे रहे हैं। अब आप अचानक जब अपना मोड चेंज करेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो अगर आपने एग्जाम्स में रातों को सोने वाली रूटीन पे आना था तो फरवरी में भी कोई हफ्ता 10 दिन पहले रातों की रूटीन पे आ चुका होना। एग्जाम्स में कुछ बहुत नया ना हो। अगर एग्जाम में कुछ बहुत नया होगा, बहुत नया में ये भी हो सकता है कि एग्जाम्स में आपकी पढ़ने की जगह बदल जाए। बहुत नया ये भी हो सकता है कि आप एग्जाम्स में तैयारी करते हुए पेन चेंज कर लें, कैलकुलेटर चेंज कर लें, ये भी फर्क डाल देते हैं। बस एक नफसियाती मसला होता है, ये नई स्टेशनरी लेके पेपर में जाना है। वो नई स्टेशनरी का क्या फायदा अगर उस पर उंगलियां नहीं चली नहीं पहले? कैलकुलेटर वही इस्तेमाल करें जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, पेन पेंसिल वही यूज करें जो आपने पहले यूज करनी थी, क्योंकि आप पहले भी लिखा करते थे, आपका हाथ उसी पे चला हुआ है, आपका फ्लो उसी में बना हुआ है। अच्छी स्टेशनरी से नहीं पेपर पास होते। आपका जिस पे हाथ का फ्लो बना हुआ था आप वही स्टेशनरी यूज करें। पेपर में कुछ बहुत नया मत करिएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एग्जाम वीक में आपने जो